Good evening everyone. Myself Dr. Pooja Yadav, MD Panchkarma. Here we initiating a quick revision course for IOCHO. ये 8 days का कोर्स है बिकॉज एग्जाम जो है 25 को है, अपने पास टाइम बहुत कम है। तो CHO के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको अपन 8 दिन में क्विक रिवाइज करेंगे, जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे इसमें स्त्री प्रसूति, कौमार व्रत, रसशास्त्र, द्रव्य गुण, इसमें मैक्सिमम मार्क्स का सिलेबस में दिया है। तो इसमें से मैं कौमार व्रत का एक छोटा सा टॉपिक लिया है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं और जो थोड़ा बच्चों को टफ भी लगता है याद करने में। तो मैं इसकी ट्रिक बता रही हूँ। मैं 3-5 करने में यकीन नहीं करती, सारा टॉपिक 2-3 दिन में कंप्लीट कर दूंगी। तो जो वैक्सीन कितने मंथ में कितनी वैक्सीन लगाया जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो पहला है जैसे 3-5, तो जो 3 वैक्सीन है वो एट बर्थ लगाई जाएंगी, BCG, हेपेटाइटिस बी और ओरल पल्स पोलियो। फिर 5 आया तो इसमें OPV, रोटा वायरस और पेंटावेलेंट, FIPV और PCV। फिर जो दोबारा 3 आएगा तो उसमें FIPV और PCV को नहीं लगाएंगे, और जो 3 वैक्सीन है ओरल पल्स पोलियो, रोटा वायरस और पेंटावेलेंट, ये तीनों लगेंगी। फिर जो दोबारा 5 आएगा ये 14 वीक्स में लगाई जाती है या 3.5 माह। तो इसमें जो 6 वीक्स या 1.5 माह में जो 5 वैक्सीन लगती थी वही 14 वीक्स में लगेंगी। फिर आएगा मैं 2-3 दिन में टॉपिक कंप्लीट कर दूंगी। तो जो 2 वैक्सीन लगेंगी वो 9 मंथ में लगेंगी, MR और PCV। फिर जो PCV बूस्टर लगेगा, क्योंकि PCV जो फर्स्ट था वो अपन ने 6 वीक्स में लगा लिया था। फिर आएगा लास्ट कि 2-3 दिन में टॉपिक कंप्लीट। तो लास्ट 3 वैक्सीन आएंगी वो 16 से 24 माह में लगेंगे। तो इसमें आ जाएगा MR सेकेंड, DPT बूस्टर और ओरल पल्स पोलियो। तो इस तरीके से पूरी बर्थ से लेके 16 से 24 माह तक ये अपन को सारी वैक्सीन याद हो जाएंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रोशनी वर्मा, MD स्वस्थ व्रत एंड आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर। जैसे कि डॉक्टर पूजा ने आपको बताया ही है कि ये एक क्विक एंड कंसाइज्ड रिवीजन सीरीज है। परपटी को याद करने के लिए सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखें कि इसमें आपको गंधक जो है, जिस भी परपटी में गंधक आ रहा है तो आपको गंधक सबसे पहले रखना है, उसके बाद में बाकी चीज़ें ऐड होगी। जैसे कि हम परपटी भी जब बनाते हैं तो हम गंधक में पारद को मिलाते जाते हैं ना, इसी तरह से आपको ये याद रखना है कि आप सबसे पहले गंधक को रखेंगे। उससे आपको जो बाद के रेशो हैं उनको याद करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रस परपटी। पारद और गंधक इन दोनों से बनती है रस परपटी। परपटी का एक तरफ से मतलब ही आप समझ लीजिए कि पारद और गंधक ही है, और रस पारद का पर्याय भी है। तो ये तो आपको याद हो गया। इसके बाद है लौह परपटी। लौह परपटी में अब जैसे परपटी है तो उसमें गंधक और पारद तो आ ही गए हैं, साथ में कांत लौह ऐड हो जाता है, तो ये हो जाता है लौह परपटी। इक्वल क्वांटिटी में रहेगा, जैसे रस परपटी में पारद और गंधक इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, इसी तरह से जब लौह परपटी होती है तो उसमें पारद, गंधक और लौह तीनों ही इक्वल क्वांटिटी में यूज होते हैं। इसके बाद आता है ताम्र परपटी। ताम्र परपटी जैसे कि हमने लौह परपटी को बनाया पारद, गंधक और लौह, इसी तरह से बनेगी ताम्र परपटी। उसमें आ जाएगा पारद और गंधक जो कि परपटी के कंटेन है ही, और इसके साथ में आ जाएगा ताम्र भस्म। लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि इसके साथ में वत्सनाभ भी ऐड होता है। तो इसको आप ऐसे याद रखें कि वत्सनाभ चूंकि विष है और इसको हम सेम क्वांटिटी में नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसलिए पारद, गंधक और ताम्र ये तीनों तो इक्वल क्वांटिटी में ही रहेंगे, यानी 1:1:1 में रहेंगे। लेकिन जो वत्सनाभ है ये इनका 1/3 पार्ट होगा। और या तो फिर आप इसे ऐसे याद रखें कि वत्सनाभ अगर 1 पार्ट है तो इसके 3 गुना रहेंगे, पारद भी, गंधक भी और ताम्र भी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है स्वर्ण परपटी। अब स्वर्ण चूंकि महंगा है और परपटी पारद गंधक हो गया और इसके साथ में स्वर्ण है, तो पारद और गंधक तो इक्वल क्वांटिटी में ही है, उसका 1/4 लेंगे हम सोना, यानी कि स्वर्ण भस्म। तो इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि या तो 1/4 में याद रख लें, या 1 भाग अगर सोना है तो उसका 4 भाग गंधक और 4 भाग पारद रहेगा। तो इस तरह से ये है स्वर्ण परपटी।
फिर हम बात करते हैं पंचामृत पर्पटी की। पंचामृत जैसे कि 5 चीज़ें होनी चाहिए उसमें, तो कविता को पंचामृत बहुत पसंद है, ठीक है। तो पर्पटी के लिए गंधक और पारद हो गए। इसके बाद कविता, क से कांत लौह, व से वज्राभ्रक भस्म और ता से ताम्र भस्म। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि पर्पटी कल्पना में आपको गंधक को सबसे पहले रखना है, तो आप इसको लास्ट से शुरू करें, हाफ और डबल करते जाना है, हाफ, 1, 2, 4 एंड 8। तो इस तरह से गंधक की मात्रा इसमें 8 गुनी हो जाएगी। तो ये होता है पंचामृत पर्पटी। इसके बाद बात करते हैं विजय पर्पटी की। अब विजय कब मिलती है? जब कोई क्रांति होती है तब मिलती है ना, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए। तो जब विजय होती है, ठीक है, तो गंधक और पारद तो वैसे के वैसे हो गए। अब उसके बाद क्या होता है कि सेकंड प्राइज मिलेगा पहले, तो वो हो गया रजत। उसके बाद होता है फर्स्ट प्राइज जो कि होता है गोल्ड, तो वो हो गया स्वर्ण। और इसके बाद क्या होता था कि राजा महाराजा क्या करते थे, चलो आपने प्राइज तो दे दिया, उसके बाद में जो उनके पास में जो मोतियों की माला होती थी वो दे देते थे ना, यानी मुक्ता। तो इस तरह से क्या हो गया, विजय पर्पटी में विजय मिलने पर सबसे पहले गंधक, उसके बाद में आता है पारद, उसके बाद आता है रजत यानी सिल्वर ट्रॉफी सेकंड को, फिर स्वर्ण यानी फर्स्ट को, और उसके बाद आता है मोती की। अब और तो कुछ बचा नहीं है तो अपने गले से मोतियों की माला निकाल के दे दी। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, क्रांति, यानी कि लड़ाई होगी तभी तो विजय होगी ना, तो वो हो जाता है वैक्रांत। तो अब बात करते हैं विजय पर्पटी में मात्रा की। तो जो वैक्रांत है और मुक्ता है, इनकी मात्रा 1/4 रहेगी। अब इसकी अगर दुगनी मात्रा करेंगे तो क्या आएगा, हाफ, है ना। तो ये मात्रा किसकी हो गई, स्वर्ण की हो गई। अब इसको डबल कर दें तो 1 मात्रा किसकी हो गई, रजत की हो गई। उसके बाद पहले हमको रखना है पारद को, तो उसकी डबल मात्रा यानी कि 2 गुना पारद हो गया, और उसकी डबल मात्रा यानी कि गंधक वो हो गया 4 गुना। तो इस तरह से ये हो जाता है पंचामृत पर्पटी। इसी के साथ में हम देख लेते हैं सप्तामृत पर्पटी को। सप्तामृत, अब 7 चीज़ें इसमें चाहिए, तो पंचामृत की 5 चीज़ें तो वैसी की वैसी हो गई, और सबसे पहले इसमें आ जाएगा नाग और वंग, तो ये हो जाएंगे 7। तो इस तरह से सप्तामृत पर्पटी हो गई। अब इसके बाद देखते हैं गगन पर्पटी। अब गगन, गगन का एक और नाम क्या होता है, नभ होता है, ठीक है, नभ, नभ्र ऐसे बोलते हैं ना, तो इसमें अभ्रक यूज होता है, ठीक है। तो जैसे गंधक और पारद की तो हमने बात कर ली, वो तो रहेंगे क्योंकि पर्पटी है, और अभ्रक, ये तीनों होते हैं। अब बात करते हैं मात्रा की। तो जैसे गगन पर्पटी है तो गगन में ग 2 बार आया है ना, तो इसमें जो गंधक है उसकी मात्रा हो जाएगी डबल। तो और बाकी जो पारद और अभ्रक है ये 1:1 रेशो में रहेंगे, और जो गंधक है क्योंकि गगन में ग 2 बार आया है तो ये 2 गुना हो जाएगा। तो ये हो गया गगन पर्पटी। नेक्स्ट है बोल पर्पटी। अब पारद और गंधक ये तो हो गए पर्पटी, अब बचा बोल। तो बोल चूर्ण हम लेते हैं तो इसकी मात्रा होती है इनसे दुगुनी, यानी 1:1 में पारद और गंधक रहेंगे, और इनके 2 गुना बोल पर्पटी में बोल चूर्ण रहता है। क्यों रहता है, अब बाकी जो हैं वो रस और भस्म थी इसलिए हमने कम मात्रा में लिया, लेकिन बोल क्या है, ये काष्ठ औषधि को हम ले रहे हैं इसलिए इसकी ज़्यादा मात्रा हमें चाहिए पड़ेगी। फिर आता है श्वेत पर्पटी। इसको अलग से आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें पारद और गंधक जो कि हम याद रखते हैं कि पर्पटी में होता है, इसमें नहीं होता है। तो ये पर्पटी किससे बनती है, इसकी ट्रिक है नफीस। नफीस जो लोग टोस्ट वगैरह खाते हैं उनको तो बहुत अच्छे से ये नाम पता होगा। तो न से होता है नौसादर, फ से जैसे फी हमने बोला तो वो होता है फिटकरी, और स से होता है सूर्यशार। अब इसको कैसे याद रखेंगे, नफीस, ठीक है। तो नफीस के शुरू के 2 वर्ड क्या हुए, नफा, नफा यानी क्या होता है, फायदा। तो 1 न हो गया और 1:2 यानी डबल हो गया, नफा हुआ ना तो डबल हो गया, 1 और 2 हो गया। अब फिर आता है लास्ट में स से कैसे, ये होता है 16 यानी स्वीट 16, ठीक है। तो इस तरह से आपको नफीस से नफा भी याद हो गया और 16 भी याद हो गया। तो इस तरह से ये हो गई सारी पर्पटी, जो कि उम्मीद है कि आपको याद हो गई होगी। और इसके साथ में मैं इनके रोगाधिकार आपको याद करा देती हूँ।
अधिकतर जो परपटी होती है इनका रोगाधिकार ग्रहणी होता है, ग्रहणी या संग्रहणी, ठीक है। इसके अलावा जो ताम्र परपटी है उसको योग रत्नाकर ने कास और रस रत्न समुच्चय ने कुष्ठ में बताया है। कास और कुष्ठ इनमें ताम्र यूज होता है, ठीक है। अब बोल परपटी, जो कि बोल रक्त स्तंभक होता है ना, इस कारण से ये रक्त पित्त में यूज होता है। फिर आता है श्वेत परपटी। तो जो श्वेत परपटी के कंटेंट हैं ये सारे डायूरेटिक प्रॉपर्टी वाले हैं, इसलिए किस में यूज होते हैं, मूत्रकृच्छ में, यानी कि जिसमें यूरिन अच्छे से नहीं निकल पा रही है तो जो डायूरेटिक प्रॉपर्टी वाले जो द्रव्य हैं वो यूज होते हैं। अब है मणि परपटी, जो कि नासा रोगों में यूज होती है। तो इसको ऐसे याद रखें, नासा में हम क्या पहनते हैं, मणि, जो नोज रिंग वगैरह पहनते हैं ना, तो कैसे याद रखेंगे इसको, नासा मणि, ठीक है। इसके बाद आता है सर्वेश्वर परपटी, जो कि विद्रधि में यूज होती है। विद्रधि क्या होती है, पूरे शरीर में कहीं भी हो सकती है, सर्व शरीर में हो सकती है, इसलिए सर्वेश्वर यानी सभी जगह जो हो सकती है, तो उसमें सर्वेश्वर परपटी यूज होती है विद्रधि में। फिर आता है भैरवनाथी पंचामृत परपटी, वो किस में यूज होती, तृष्णा में, प्यास में, यानी भैरव को प्यास लगी, तृष्णा लगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाते हैं रोगाधिकार। तो उम्मीद है कि आपको आज परपटी और रोगाधिकार दोनों याद हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।